आम आदमी अगर कोर्ट के अंदर याचिका लगाता है तो उस याचिका का जवाब कई महीनों तक नहीं आता, लेकिन एक ऐसी याचिका जिसमें जांच सर्वे की बात करी उसका जवाब 1 घंटे में आ जाता है और 1 घंटे के अंदर में सर्वे टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। कि जब सर्वे टीम वहां पर पहुंची और वहां पर धारा 144 लागू थी और सर्वे टीम के साथ अधिकारी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं रोका जो लोग वहां पर नारे लगा रहे थे? आप मुझे ये बात बताइए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कोई पहला सर्वे नहीं है, इससे पहले मथुरा में भी सर्वे हुआ, काशी में भी सर्वे हुआ, आपने देखा ज्ञानवापी पे भी हुआ, आपने देखा कोई किसी प्रकार की हत्या हुई हो, कोई साजिश हुई हो, क्योंकि ये साजिशें प्री प्लान होती हैं, ये तय होती हैं पहले से, तब जाके साजिश होती है। बताइए, बहराइच की हिंसा हो चाहे फिर वो आपकी संभल की हो, कहीं पर भी आपको कोई भी नेता, मंत्री, एमएलए और एमपी का बेटा नजर नहीं आता, क्योंकि मरने के लिए सिर्फ ये गरीब लोगों के बच्चों को छोड़ देते हैं और उसके बाद उस पर अपनी राजनीति को चुनावी रोटियां सेकते हैं। प्री प्लान होती है। बहराइच की हिंसा में आपने देखा होगा कि जिन 2 नौजवानों की वो बातचीत की वीडियो सामने आई थी, ऑडियो सामने आई थी, जिसको तमाम न्यूज चैनल ने भी डाला, वो ऑडियो भी आपने सुनी होगी। तो हिंसा प्री प्लान होती है, कुछ लोग हिंसा भड़काते हैं और उस हिंसा का शिकार पूरे क्षेत्र और प्रदेश को भुगतना पड़ता है। मोहित शर्मा, जिस प्रकार से संभल की जो वारदात हुई है, घटना हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अक्टूबर के अंदर बहराइच की घटना होती है, संभल में नवंबर में संभल की घटना होती है, और जिस तरीके से आज पूरे भारत को प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार मणिपुर बनाने पर तुली हुई है, पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से आज जगह जगह दंगे हो रहे हैं, एक आम आदमी अगर कोर्ट के अंदर याचिका लगाता है तो उस याचिका का जवाब कई महीनों तक नहीं आता, लेकिन एक ऐसी याचिका जिसमें जांच सर्वे की बात करी उसका जवाब 1 घंटे में आ जाता है और 1 घंटे के अंदर में सर्वे टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब एक बार सर्वे हो जाता है और सर्वे होने के दौरान वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी आगजनी, किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा वहां पर नहीं होता, तो आखिर दूसरी बार के सर्वे में वहां पर झगड़ा कैसे हो जाता है? यह सबसे बड़ा सवाल सरकार से है और शासन और प्रशासन से है। दूसरी बात यह कि जब सर्वे टीम वहां पर पहुंची और वहां पर धारा 144 लागू थी और सर्वे टीम के साथ अधिकारी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं रोका जो लोग वहां पर नारे लगा रहे थे? आप मुझे ये बात बताइए ना। आप जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं दे देता तब तक आपको कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार के धार्मिक नारे लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से 2022 के अंदर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने एक भाषण दिया और अपने भाषण में मोहन भागवत कहते हैं कि इस देश का जो इतिहास है उसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि इस देश का इतिहास ना तो आज के मुसलमानों ने लिखा और ना आज के हिंदुओं ने लिखा। तो हम अब किसी भी मंदिर और मस्जिद को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का धरना और प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह बात जून 2022 के अंदर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने एक प्रोग्राम में कही। लेकिन उसके बाद भी अभी भी धार्मिक उन्माद तमाम जो है वो संभल हो चाहे फिर वो तमाम जगह वहां पर आपको विवाद देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, बहराइच के अंदर आपने देखा, बहराइच के अंदर रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है। आपने देखा संभल के अंदर नईम की, कैफ की और 5 लोग की जो है वहां पर हत्या हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या दोनों जगह पर भी कहीं पर भी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कोई पहला सर्वे नहीं है, इससे पहले मथुरा में भी सर्वे हुआ, काशी में भी सर्वे हुआ, आपने देखा ज्ञानवापी पे भी हुआ, आपने देखा कोई किसी प्रकार की हत्या हुई हो, कोई साजिश हुई हो, क्योंकि ये साजिशें प्री प्लान होती हैं, ये तय होती हैं पहले से, तब जाके साजिश होती है, वरना आम जनता को लड़ने का कोई शौक नहीं। अब मेरी बात पूरी करने दीजिए। बहराइच के अंदर रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है, संभल के अंदर नईम, कैफ और 5 लोगों की हत्या हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन हत्या के दौरान कोई भी नेता का बेटा मरा? नहीं। कोई भी राजनेता का बेटा मरा? नहीं। जो राजनेता हिंदू मुसलमान के मामले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, क्या उनका किसी का भी बेटा इनमें आ पाए? आप मुझे बताइए, बहराइच की हिंसा हो चाहे फिर वो आपकी संभल की हो, कहीं पर भी आपको कोई भी नेता, मंत्री, एमएलए और एमपी का बेटा नजर नहीं आता, क्योंकि मरने के लिए सिर्फ ये गरीब लोगों के बच्चों को छोड़ देते हैं और उसके बाद उस पर अपनी राजनीतिक और चुनावी रोटियां सेकते हैं। की बात कर रहे हैं आप, प्री प्लान की बात कर रहे हैं, कैसे प्री प्लान हुआ है बताइए जी। प्री प्लान बता रहे हैं आप? मैं आपसे ये कह रहा हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि प्री प्लान किसको मैं कैसे कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। एक बात आप मुझे बताइए, पहले जब एक बार सर्वे हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति को, अब आप मेरे घर पर आए हैं या कहीं पर आप सर्वे करने आए, अगर मेरे को आपसे आपत्ति होगी तो मैं आपसे पहली बार में ही सवाल जवाब करूंगा ना। तो जब किसी ने पहली बार में कोई सवाल जवाब नहीं किया, कोई मुठभेड़ नहीं हुई, तो दूसरी बार में कैसे दंगे हो जाते हैं? क्योंकि अगर कहीं पर भी धारा 144 लगी है तो 144 का मतलब है कि 4 लोग एक साथ नहीं जा सकते। और जब शासन और प्रशासन के अधिकारी वहां पर थे तो उनके बावजूद भी वो लोग कौन थे जो धार्मिक नारे लगा रहे थे? प्लानिंग के पीछे कौन है जी? प्लानिंग के पीछे वो तमाम लोग हैं जिनको हिंदू मुसलमान से फायदा मिलता है और जिनको हिंदुओं का वोट बैंक, मुसलमानों का वोट बैंक मिलता है। सिर्फ संभल और बहराइच ने हमें एक चीज सिखाई कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपनी चुनावी रोटियां सेक रही है और हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत का एक बीज बो रही है, जिस नफरत को समाप्त करना बेहद मुश्किल है।
मुसलमान को आरोपी दिखाया जा रहा है, शर्मा जी क्या कहेंगे आप? देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आरोप तो ये एक बात आप मुझे बताइए, वहां के जो सांसद हैं वो तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, उसके बावजूद भी इन पर एफआईआर हो गई। फिर मैं पूछना चाहता हूं, देश की सर्वोपरि अदालत सर्वोच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट ने, जिस सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलडोजर पे बैन लगाया तो उसने ये कहते हुए बुलडोजर पे बैन लगाया कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा था, लेकिन आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वे के नाम पर जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बहुत सारी वीडियो आप लोगों के पास में भी हैं जिनमें आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस अपने हथियारों का गलत इस्तेमाल करती हुई दिख रही है। सबने वो वीडियो देखी है, भले आप उसको झूठा ठहरा दें, लेकिन वो वीडियो सत्य हैं जो सत्य प्रमाण देती हैं कि किस तरीके से वहां पर गोलियां चलाई गई, किस तरीके से वहां को लोगों को मारा गया, पीटा गया, लाठी और डंडे भाजे गए। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको सर्वे कराना था और आपकी सर्वे की टीम वहां पर पहुंची तो नारे लगाने वालों को आप क्यों लेकर गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब नारे लगाने वाले लोग इस बात का फैसला करेंगे कि कहां पर मंदिर और कहां मस्जिद है? तो मुसलमान पत्थरबाजी करेगा क्या? जी, पत्थरबाजी क्यों हुई? मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक बात आप मुझे बताइए, पत्थरबाजी बिना गलती के तो ही नहीं होगी। जब आप वहां के लोगों से पूछेंगे कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, ऐसी तो पत्थरबाजी होगी नहीं। अगर ऐसी पत्थरबाजी होती तो जब पहली बार सर्वे करने गए तभी पत्थरबाजी हो जाती, तब तो कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई आज नहीं। और ये पहला सर्वे नहीं है, मथुरा भी आपने सर्वे देखा, काशी भी आपने सर्वे देखा, ज्ञानवापी भी आपने देखा, कहीं किसी प्रकार के कोई हालत बताइए ना आप मुझे। क्योंकि जहां पर हिंसा प्री प्लान होती है, बहराइच की हिंसा में आपने देखा होगा कि जिन दो नौजवानों की वो बातचीत की वीडियो सामने आई थी, ऑडियो सामने आई थी, जिसको तमाम न्यूज चैनल ने भी डाला, वो ऑडियो भी आपने सुनी होगी। तो हिंसा प्री प्लान होती है, कुछ लोग हिंसा भड़काते हैं और उस हिंसा का शिकार पूरे क्षेत्र और प्रदेश को भुगतना पड़ता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं बचा, क्योंकि उत्तर प्रदेश न हिंदुओं के लिए सुरक्षित है न मुसलमानों के लिए सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश को इन्होंने सिर्फ जलता हुआ प्रदेश बना दिया, और जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश को भी जलाना शुरू कर दिया है। लेकिन आम जनता पे कार्रवाई हो रही है, प्रशासन कोई अपनी गलती नहीं मान रहा। मैं आपको बता रहा हूं, प्रशासन कैसे अपनी गलती मान लेगा? एक बात आप मुझे बताइए, विदाउट परमिशन तो प्रशासन कोई काम करता नहीं है, विदाउट परमिशन तो काम करता नहीं है। आखिर किसकी शय है ये सबको पता है, और किसकी नजरों में ये सब काम हो रहा है वो भी सबको पता है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो पूरा देश आज इस बात को जानता है कि बहराइच हो या संभल हो, ये हिंसा हुई नहीं, इसको करवाई गई है, और इसके पीछे करवाने का किसका हाथ है ये पूरे देश को पता है, ये भी सब जानते हैं। उद्देश्य क्या हो सकता है? जी, उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य तो साफ तौर पर है कि एक देश में हिंदुओं को डराकर सिर्फ हिंदुओं का वोट हासिल किया जा रहा है, यह दिखाकर कि मुसलमानों से देश के हिंदुओं को खतरा है, यह दिखाकर और उन्हें डराकर सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर हिंदुओं का वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह बात हिंदू नहीं समझ रहा कि कहीं भी कोई हिंसा हो रही है तो मर रहा है आपके परिवार का आम बच्चा, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई एमपी का बच्चा नहीं मर रहा। अगर बहराइच की हिंसा होती है तो राम गोपाल मिश्रा कोई एमपी का बेटा नहीं था, अगर संभल की हिंसा होती है तो नईम कैफ कोई किसी नेता, एमएलए और एमपी के बच्चे नहीं थे, वो गरीब परिवार के बच्चे थे जिनको शिकार बनाया जाता है इस हिंसा का। ये मैं आपको बता दूं। तो क्या लाभ हो सकता है ऐसी घटनाओं से बीजेपी को? लाभ ही लाभ है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, लाभ सीधे तौर पर है कि हिंदुओं को डराकर कि देश के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, मुसलमान आप पे राज कर लेंगे, ऐसा कराकर डराकर सिर्फ उनका वोट लिया जा रहा है। बाकी उनको यह नजर नहीं आता किस तरीके से नोएडा के अंदर गौमांस पकड़ा जाता है, वो किसी को दिखता नहीं है। भाजपा के सारे नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री सबके सब अंधे हो जाते हैं, किसी को यह नहीं दिखता कि नोएडा में गौमांस किसके यहां पर पकड़ा गया, क्योंकि वो हिंदू था। क्या पता भाजपा को कोई चंदा देता हो, मैं इसकी बात की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या पता भाजपा को चंदा देता हो जिस कारण से उसको पहले नहीं पकड़ा गया, और उसके पास उसके स्लेटर हाउस में कई टन गौमांस भी पकड़ा गया उसके बाद, मैं आपको बता दूं। लेकिन उस पर कोई भी नहीं बोला। लेकिन भाई अगर कोई मुसलमान होता तो पूरे देश में दंगे हो जाते। लेकिन बटोगे कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नारे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं जनता। नहीं, मैं आपको बता दूं ना, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक बात मैं आपको बता दूं, बांट रहे हैं लोगों को आप, और कटवा भी आप रहे हैं, क्योंकि बांटते आप हिंदू मुसलमान के नाम पर हैं। और जब एक हिंदू के मन में मुसलमान के प्रति जहर पैदा हो जाता है तो उसके घर पर लड़ने के लिए पहुंच जाता है, और जिसमें कटता है एक आम हिंदू। ये बात आप याद रखिएगा, उसमें कटता सिर्फ एक आम हिंदू है। कोई भी नेता मंत्री का बेटा यहां इंडिया में पढ़ ही नहीं रहा, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। ना आरएसएस जा रहा कोई, ना बजरंग दल जा रहा, ना कोई गौ रक्षा में जा रहा, सबके सब विदेश में पढ़ रहे हैं। मरने के लिए गरीब जनता के बच्चों को यहां छोड़ दिया, जिनके बच्चे आपस में हिंदू मुसलमान का खून बहाकर लड़के मर रहे हैं। और एक बात कह देता हूं अंत में आपसे कि आज भारत को बर्बाद करने के लिए किसी पाकिस्तान, चाइना या अमेरिका की जरूरत नहीं, भारत के लोग आपस में लड़ लड़के मरे जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं। मुसलमान संजीवनी बूटी बन गया बीजेपी के लिए? जी, संजीवनी बूटी बन गया। मुसलमान का तो इस्तेमाल करके बीजेपी राजनीति कर रही है, ये तो पूरे देश में सबको समझ में आ रहा है। और मुसलमानों से इनका प्यार भी इतना है कि दामाद भाजपा पे मुसलमान है, बीजेपी के कई नेताओं के दामाद मुसलमान हैं, जिन्ना की मजाओं पे फूल चढ़ाने जाते हैं,
वहां बिन बुलाए वह नवाज शरीफ का केक कटवाने जाते हैं, पाकिस्तान की बिरयानी खाने जाते हैं। तो भाजपा को तो इतना प्यार है मुसलमानों से बेहद, ये बता दूं, और उन्हीं का इस्तेमाल करके सत्ता बना रही है और क्या कर रही है। और ये बात देश के लोगों को समझनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।